तो हाँ भाई मेरे चटपटे चुलबुलों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट भैया। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ आइस इन लेक। इस टॉपिक को उठाया गया है फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सुहावनी रात थी और वो मेरे साथ थी, मौसम था ठंडा पर फिजिक्स की बात थी। अब मैंने आपसे बोला कि मौसम था ठंडा, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो टेम्परेचर हो रहा था वो -T°C तक पहुंच चुका था और हमारे पास ये एक नदी थी। क्या बना रहा हूं ये मैं? नदी बना रहा हूं। इस नदी की एक खास बात है बच्चे कि जैसे जैसे आप इसके नीचे जा रहे हैं ना, तो इस नदी की डेप्थ बढ़ रही है। मतलब आप इस नदी की गहराई के अंदर घुस रहे हैं। क्या हमको इतनी चीज क्लियर है? तो मैं इस एरो को मिटा रहा हूं अभी फिलहाल आपके समझने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर बच्चे माइनस में पहुंच जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? ये नदी जमना स्टार्ट करेगी। अब हमको इतना पता होना चाहिए कि ये नदी नीचे से जमेगी या ऊपर से जमेगी। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, सबसे पहले जो सरफेस की लेयर्स हैं वाटर की वो जमना स्टार्ट होंगी। तो आइए सरफेस की लेयर्स को जमा देते हैं। ये मैंने सरफेस की कुछ लेयर्स को जमा दिया। ये सारी चीजें ना क्वेश्चन में गिवन होती हैं। बोलता है कि ये जो है ये आइस है, इसकी डेंसिटी आपको रो दे देगा। और एक और चीज बताता है, क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन होती है क्या, कि वाई थिकनेस, ये मान लीजिए वाई थिकनेस की आइस है और वाई थिकनेस की आइस को जमने के लिए जो टाइम लगता है वो कहता है कि वो टाइम लगता है T सेकेंड्स। मतलब मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर की आइस को जमने के लिए 2 सेकेंड्स लग रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि ठीक है, हमने मान लिया कि वाई थिकनेस की आइस T सेकेंड्स में जम जाती है। तो बस मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि dt टाइम के अंदर कितनी और आइस जम जाएगी, तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, dt टाइम के अंदर बच्चे dy थिकनेस की आइस और जम जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि ये जो लेयर है दिस इज dy, और ये कितने टाइम में जमी है? ये जमी है dt टाइम के अंदर। तो dt टाइम के अंदर dy थिकनेस की लेयर और जम गई। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्योंकि dt बहुत छोटा सा टाइम था, तो ये जो थिकनेस ऑफ आइस जमी होगी ये भी बहुत छोटी सी होगी। और क्योंकि ये बहुत कम आइस जमी है तो इसका जो मास होगा बच्चे वो भी तो बहुत कम होगा ना। तो इसके मास को हमने अज्यूम कर लिया dm। क्वेश्चन में आपको एक और चीज गिवन होती है, वो कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस जो है वो है k। बच्चे थर्मल कंडक्टिविटी आप सबको पता है ये एक कांस्टेंट होता है, तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है। अच्छा, अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे अभी भी क्या है? वाटर है। मैं मिटा के यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? वाटर लिख देता हूँ। और ये वाटर का टेम्परेचर अज्यूम करते हैं कि 0°C पे पानी हमारा बैठा हुआ है। अब मुझे एक और चीज कह दी गई है कि ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है बच्चे, नदी का सरफेस एरिया बेसिकली, ये आपको क्वेश्चन में मान लीजिए दे रखा है एरिया ए। अगर हमको इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूँ। आई होप आपको पहले से पता भी होंगी। देखिए, पहली चीज ये कि बच्चे ये जब पानी था, पानी जब बर्फ बनता है ना तो एक हीट रिलीज होती है। खुद सोचिए, अगर मैं पानी में से जो हीट है उसको निकाल लूं तो पानी ठंडा होने लगेगा क्योंकि हीट बाहर निकल गई, और ठंडा होते होते उसकी बर्फ जम जाएगी। और इस टाइम पे बच्चे वाटर की हीट निकल के वाटर का स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड से वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइम पे जो हीट रिलीज होती है दैट इज m इंटू में l। यहाँ पे m क्या होता है? m होता है मास ऑफ वाटर जो बर्फ बन चुका है। l क्या होता है? l होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एक कांस्टेंट होता है पानी के लिए भी, बर्फ के लिए भी। तो ये समझ में आना चाहिए एक तो आपको। और एक और चीज समझ में आनी चाहिए, कंडक्शन के टाइम पे जो हीट होती है वो कितनी निकलती है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा आई होप। Q इज इक्वल्स टू कतल KA डेल्टा T अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय टाइम T।
आई होप आपको इन दोनों फॉर्मूले के बारे में पता होगा। यहाँ पे के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ए होता है एरिया, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, एल इज लेंथ एंड टी इज टाइम। टी टाइम के अंदर वाई थिकनेस की आइस जम रही थी एंड डी टी टाइम के अंदर डी वाई थिकनेस की आइस जमी थी, जिसका मास हमने अज्यूम कर लिया था डीएम। अब मुझे एक बात बताओगे, ये जो आइस जमी इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो सबसे पहले हमारा टारगेट है इसकी वॉल्यूम निकालना। तो आइए इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड इन टाइम dt, dt टाइम के अंदर कितनी वॉल्यूम बनी है? तो देखिए ये एरिया एंड ये रही लेंथ। क्या आप जानते हैं कि वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है एरिया इनटू में लेंथ? उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे एंड हम बोलेंगे कि एरिया है a एंड जो लेंथ है बच्चे वो है dy। ये लेंथ कितनी है? दिस इज dy। अब मैं एक चीज और चाहता हूं कि आप dm की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ले पहले ही। देखिए dm क्या होगा बच्चे? क्या आप एक फॉर्मूला जानते हैं दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम? बिल्कुल जानते होंगे। तो आइस की डेंसिटी आपको गिवन है दैट इज रो, मास आपके पास है dm, वॉल्यूम कितनी है अभी अभी निकाल ली। तो बस अब बचा ही क्या, निकाल लीजिए यहां से। रो तो आपको ऑलरेडी गिवन है आइस की डेंसिटी, मास की जगह पे आप रखेंगे बच्चे dm और वॉल्यूम की जगह पे आप रखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय dy। यहां से dm की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो निकाल लीजिए। dm इज इक्वल्स रो मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाइड बाय dy। आई डोंट थिंक आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, ये पानी था, पानी की अपनी हीट होगी। इस पानी की हीट को अगर आप बाहर निकाल दो तो बच्चे पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये हीट है ये कहां से बाहर निकलेगी? जो इसकी आइस बनी हुई है ना ऊपर, वहीं से बाहर निकलेगी। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, इस वाली हीट को आप क्या बोलोगे बच्चे? कौन सी हीट है? ये हीट है जो कि रिलीज हुई है ड्यू टू दी फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब बर्फ के जमने से जो हीट रिलीज हुई है। और ये बाहर कहां से निकल रही है? अपर आइस लेयर से, उस आइस में से जो इस पानी के ऊपर प्रेजेंट है। और एक बात बताओ, क्या जो हीट है जो बर्फ बनने से निकली और वो हीट जो इस आइस के स्लैब में से बाहर निकलेगी, क्या दोनों हीट इक्वल नहीं होंगी? बिल्कुल इक्वल होंगी। तो आइए इन दोनों हीट को इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बच्चे हीट रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ आइस, दिस हीट शुड बी इक्वल्स टू कंडक्शन वाली हीट, हीट कंडक्टेड थ्रू अपर आइस लेयर। इसको आप अगर सिंबल वाली भाषा में बोलना चाहें तो डेल्टा क्यू ड्यू टू फ्यूजन ऑफ आइस शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ऑफ कंडक्शन। याद है आपको दोनों हीट के अभी अभी फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। यहां पे डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू इज इक्वल्स टू कतल, के ए डेल्टा टी अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। इन दोनों को आपको बस इक्वल इक्वेट करना है एंड वैल्यूज को पुट करके, उसके बाद बच्चे प्योर मैथमेटिक्स है। ध्यान से सुनना, मास की जगह पे आप क्या रखेंगे? डीएम, क्योंकि बहुत थोड़ी सी आइस जमी थी। तो आइए मास की जगह पे हम रखते हैं डीएम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो बच्चे एक कांस्टेंट है, तो एल, ये इक्वल हो जाएगा किसके? इसके। के बच्चे एक कांस्टेंट है अगेन, तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस जिसको हमने के मान लिया। एरिया को भी हमने क्या अज्यूम किया था? ए अज्यूम किया था, तो एरिया की जगह पे आप लिख देंगे ए। डेल्टा टी, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? -T डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस कीजिए इनको।
फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था 0, इनिशियल था -t, अपॉन में आ जाएगा बच्चे लेंथ। अगर आप लेंथ देखें जिसमें से हीट पास होगी तो वो ये लेंथ है जिसमें से हीट पास होगी, एंड आई थिंक ये लेंथ इक्वल है y के, राइट। तो लेंथ की जगह पे आ जाएगा y। टाइम t, क्योंकि बच्चे जो बर्फ है ये बनी है dt टाइम के अंदर, तो टाइम की जगह पे आप क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। dm आपको याद है हमने पहले निकाला था ऊपर, देखिए ये रहा dm। dm की जगह पे आप लिखिए रो a एंड dy। तो dm को हम रिप्लेस कर देंगे रो a dy से। L की जगह पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और बाकी इसको सॉल्व करके लिखिए K, फिर आ जाएगा A, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा T, अपॉन में आ जाएगा Y, एंड यहां पे आ जाएगा dt। एरिया ने एरिया को काट खाया तो एरिया का तो रोल खत्म। अब हमारे पास क्या क्या बचा वो देखिए, एक तो बच गया रो, एक बच गया dy, दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। यहां पे बचा K टेम्परेचर, और बचा y, दैट इज थिकनेस ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय dt। अब मैं क्या कर रहा हूं, y वाली टर्म्स को एक साथ एंड बाकी सबको इक्वल्स टू के अलग साइड में ले आऊंगा। तो आइए y इंटू में dy इज इक्वल्स kt अपॉन रो l मल्टीप्लाइड बाय dt। अब एक बात और, मान लो कि जब टाइम था 0, मतलब जब आपने देखना स्टार्ट किया था, तब थिकनेस थी y1। जब टाइम हो गया बच्चे t, तो थिकनेस हो गई y2। अगर हम इस हिसाब से चले तो यहां पे लिमिट्स डालिए आप, इस इक्वेशन को लिमिट्स में कन्वर्ट कीजिए, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको बोथ साइड्स। थिकनेस कहां से कहां गई है, y1 से y2 गई है, तो थिकनेस गई है y1 से y2। टाइम गया है 0 से t, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे y dy की, तो आता है y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको ये बात पता होगी। लिमिट्स पुट कीजिए, यहां पे आएगा y1 y2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, k कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो सब कुछ इंटीग्रेशन से बाहर। kt अपॉन रो l इंटीग्रेशन से आ जाएगा बाहर। अब इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, dt का इंटीग्रेशन दैट इज सिंपली t। लिमिट्स पुट कीजिए 0 टू t। अब कुछ नहीं बचा, यहां पे आप y2 पुट कीजिए सबसे पहले, तो आ जाएगा y2 का स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, इसको एज इट इज kt अपॉन रो l। यहां पे सबसे पहले आप टाइम t पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, तो सिंपली t ही आ जाएगा, है ना। t माइनस 0 आएगा तो वो t के इक्वल हो जाएगा। अगर आप देखें तो यहां पे 2 है, इस 2 को मैं यहां भेज सकता हूं, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनकर आएगी y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2kt अपॉन रो l मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। पर आपको ये याद नहीं रखना, याद क्या रखना है, अगर ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये जरूर याद रखना है आपको जो ये आया था। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। देखिए, क्या यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं dy बाई dt, मैंने क्या किया, dt को इधर ले गया एंड इसको सॉल्व करके लिख दिया kt अपॉन रो एल वाई। ये इक्वेशन बच्चे आपको याद होनी चाहिए। एक तो इस इक्वेशन को याद रखिए, और उसके बाद लिमिट्स पुट करके आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, एंड आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना आना चाहिए। बस ये दो चीजें। इससे पहले आप सारी की सारी चीजें जो हमने सीखी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या था, कंसेप्ट था कि हो क्या रहा है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। यही इक्वेशन बच्चे मैंने यहां लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो dy बाई डी टी। देखिए dy का मतलब क्या है, जो आइस बन रही है, dt का मतलब क्या है बच्चे, कितने टाइम में वो आइस बन रही है। तो dy बाई डी टी का मतलब हो जाएगा रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन, कि आइस
किस रेट से बन रही है, कितने टाइम में कितनी आइस बन रही है। के मैंने आपको बताया था थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, टी इज सरफेस टेम्परेचर, रो इज डेंसिटी ऑफ आइस, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वाई थिकनेस ऑफ आइस। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, और अगर हो सकता है तो इस इक्वेशन को भी याद रख सकते हो। अदरवाइज आप इसकी इंटीग्रेशन करना सीखिए तो उस इक्वेशन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई का स्क्वायर, राइट। और ये सब कुछ तो बच्चे कांस्टेंट है, तो डेल्टा वाई का स्क्वायर मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम टी के। तो इसको अगर मैं यहां लिखूं अलग से आपके लिए, दैट डेल्टा वाई का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, तो मैं कह सकता हूं डेल्टा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। बताओ। तो एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि थिकनेस ऑफ आइस फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ठीक है। इसके अलावा एक और बात देखिए, हमारे पास लिखा है कि फॉर इक्वल थिकनेस ऑफ आइस फॉर्मेशन द रेशियो इज 1357। इसको समझते हैं, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। देखिए, मान लीजिए कि सबसे पहला डी थिकनेस की आइस को जमाने के लिए जो टाइम लगा था वो लगा था 1 सेकेंड। अब आपको वापस से डी थिकनेस की आइस जमानी है, मतलब टोटल थिकनेस हो जाएगी अब 2D। तो टाइम कितना लगना चाहिए, क्योंकि डी में अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो अगले डी में भी टाइम लगना चाहिए 1 सेकेंड। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चे, टाइम लगता है 3 सेकेंड। उससे अगला डी जमाने के लिए टाइम लगता है 5 सेकेंड। फिर वापस से डी जमाने के लिए टाइम लगता है 7 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, मतलब सेम थिकनेस की आइस जमाने के लिए टाइम बढ़ता जा रहा है। तो पहली थिकनेस तो इजीली जम गई, सेम थिकनेस को जमाने के लिए इसके बाद ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर से सेम थिकनेस को जमाने के लिए पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है। और आप जानते हो कि ये टाइम बढ़ता क्यों जा रहा है? इसका सिंपल सा रीजन होता है बच्चे, आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब आइस जमने लगती है तो नीचे वाली आइस को निकलने में प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे, वो क्वेश्चन है जो आपके 2019 में आया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड जो भी वैल्यूज आपको मिलती हैं उसको लिखते जाइए। क्वेश्चन कहता है कि एक डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, सरफेस एरिया बच्चे दे रखा है ए, कंटेनिंग वाटर, डेंसिटी उसकी दी है भाई आपको रो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है आपको एस। कह रहा है कि वहाँ लोकेटेड है जहाँ का बाहर का टेम्परेचर एक स्टेडी वैल्यू है। स्टेडी वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू, -26 डिग्री सेल्सियस, तो -26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। थिकनेस ऑफ फ्रोजन आइस लेयर इन दिस पॉन्ड एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज x। थिकनेस आपको x गिवन है। नाउ टेकिंग द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस एज k एंड इट्स स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज L। तो आइस की आपको थर्मल कंडक्टिविटी k गिवन है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है L। फिर आपको बताना है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस लेयर, कि किस रेट से आइस की जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये ऑप्शंस है आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। dy बाई डी टी दिस इज इक्वल्स टू के टी अपॉन रो एल वाई। यहाँ पे dy बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ थिकनेस ऑफ आइस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो k है वो k ही दे रखा है, रो की जगह पे आपको रो गिवन है, l की जगह पे भी l गिवन है, y होती है बच्चे थिकनेस, उसकी जगह पे आपको x गिवन है। तो पहले इतनी चीज़ें पुट कीजिए, dy बाई डी टी हमें निकालना है, k की जगह पे k गिवन है, अपॉन रो की जगह पे रो गिवन है, l की जगह पे l गिवन है, थिकनेस की जगह पे आपको x गिवन था। बात आती है टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर आपको दिया है -26 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आप लोगे कितना, आप लेंगे सिर्फ 26 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि आपको याद है वहाँ पे हमने टेम्परेचर लिया था -T। उसके बाद आप याद करो आप क्या करते थे, 0 माइनस ऑफ -T जो कि आता था T।
तो बेसिकली बच्चा आपको जो टेम्परेचर है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, साइन के बारे में भूल जाइए। तो यहाँ पे आ गया 26। ऑप्शन मैच कराइए। 26K अपॉन रो एल एक्स। देखिए ऑप्शंस देखिए, सी ऑप्शन देखिए 26K अपॉन रो एल एक्स। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू मेंशन द टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन एंड मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू।